करते हैं आज का पहला टॉपिक। ओके, तो भाई आज का पहला टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ शेल। सही कि भाई शेल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता है भाई शेल क्या होते हैं कि भाई शेल हमारे पास वो पाथ होते हैं, वो रास्ते होते हैं कि जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा होता है। सही, उससे हम क्या कहते हैं भाई, शेल कहते हैं। सही, तो यहाँ पे इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी लेवल्स और शेल्स और ऑर्बिट। सही, ये तीनों एक ही नाम है। सही, हम इसको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नील बोहर। सही, क्योंकि नील बोहर ने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। जैसे कि जो पहला ऑर्बिट है या पहला शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जैसे ही आप इससे ऊपर जाओगे, सही है, तो उसकी एनर्जी उससे ज्यादा, और ऊपर जाओगे तो और ज्यादा, और ऊपर जाओगे तो और ज्यादा। तो जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स में ऊपर की तरफ जाते जाओगे उसके एनर्जी लेवल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। सही, तो आप उसको एनर्जी लेवल्स बोल लें, आप उसको शेल बोल लें, आप उसको ऑर्बिट बोल लें। ठीक है, आर ऑल पॉसिबल पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सही, तो ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, शेल्स हैं, ऑर्बिट है, ये वो सारे के सारे पॉसिबल पाथ है, ये वो सारे के सारे पॉसिबल रूट्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करता है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा हो बेटा, रिवॉल्व कर रहा हो। सही, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भाई हमारे पास, सही है, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इन द सेंटर ऑफ एन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, तो इसके अराउंड हमारे पास कुछ सर्कुलर पाथ मौजूद होते हैं। इस बात को हमें बताया था किसने, नील बोहर ने। सही, अब यहाँ पे हमारे पास ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हमारे पास जो पहला शेल है, सही है, इसको हम किस लेटर से डेजिग्नेट करते हैं बेटा, के। सही, के शेल। और फिर जो हमारे पास दूसरा शेल है इसको हम किस लेटर से डेजिग्नेट करते हैं बेटा, एल शेल। इसी तरीके से थर्ड वन को एम, और फोर्थ वन को एन, फिर इसी तरीके से के एल एम एन ओ पी क्यू। तो इस तरीके से हम जो है वो शेल्स को क्या कर सकते हैं भाई, डेजिग्नेट कर सकते हैं इन लेटर्स के जरिए। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे जो है ये जितने भी हमारे पास शेल्स हैं, सही, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। सही, जैसे कि हमारे पास अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, सही, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी। वैसी जैसे मैं नील बोहर ने बताया कि पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। सही, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि भाई अब उसकी एनर्जी अगर कम है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कम ही होंगे, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे ही हम के से एल पे जाएंगे तो क्या होगा कि एल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो साथ साथ फिर उसकी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है, तो वो के से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही हम एल से एम की तरफ जाएंगे तो एम की एनर्जी एल से बढ़ जाएगी, तो इसी तरीके से फिर एम जो है वो एल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है। तो जैसे जैसे हम शेल्स में आगे की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे इन शेल्स की जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती हैं। सही है, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि भाई पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, सर हमें कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पे जरा गौर से देखें। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई हमारे पास जो शेल्स हैं, सही, इसके नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो लिखेंगे, एन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम शेल का जो भी नाम है वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे कि अगर हमारे पास पहला शेल है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, दूसरा शेल है तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सही, कि भाई हमारे पास अगर पहला शेल है, सही, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 1 है, तो भाई पहला शेल कौन सा होता है भाई, पहला शेल जल्दी से बताएं, पहला शेल कौन सा होता है, के शेल। पहला शेल कौन सा होता है भाई, के शेल होता है। ठीक है भाई, अच्छा, अब हमें ये देखना है कि भाई के शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला होता है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं,
फॉर्मूला होता है, सही, 2n स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप जो है वो मालूम कर सकते हैं कि भाई इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही, तो अब मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करूं तो भाई यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और n के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1, सही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1, सही है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1 आ गया। अब 2 को 1 से मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यह हो जाएगा 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, 2। इसका मतलब ये है कि भाई के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। अब हम इसी तरीके से मालूम करते हैं कि भाई एल शेल के अंदर कितने होते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी। अब एल शेल की अगर हम बात करें तो एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, सही है। एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, सही है। अब अगर हम इस एन की वैल्यू को उठा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में पुट करते हैं, सही है, तो 2n स्क्वायर, अब n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अब 2 आ जाएगा, ठीक है। और n के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा भाई अब मुझे बताया भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, सही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 2 जा 4, सही है। तो यहाँ पे ये बाहर वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4। अब 2 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 4 जा क्या हो जाएगा भाई, 8। तो हमारा आंसर आ रहा है 8। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि भाई सेकंड शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आप किसी भी शेल का निकाल सकते हो। अब मैं एक और शेल का आपको जो है वो निकाल के दिखा देता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो ले रहे हैं भाई थर्ड शेल, सही है। थर्ड शेल हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये आ गया थर्ड शेल, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। थर्ड शेल कौन सा हो जाएगा, के एल एम, एम शेल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसकी कैपेसिटी जो है वो मालूम करनी है तो फॉर्मूला में वापस से क्या यूज करूंगा, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 तो ऐसे ही रहेगा और n की जगह पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। अब n के ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, सही है। अब 3 का स्क्वायर, सही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा क्या होता है भाई, 3 3 जा 9, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। अब 2 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 9 जा हो जाता है 18, सही। 2 9 जा 18। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो थर्ड शेल है यानी कि एम शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अब जल्दी से मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, कॉपी और जो पेन है वो आप जल्दी से ग्रैब करें और मुझे जल्दी से बताएं कि अगर हमारे पास फोर्थ शेल है, सही है, यानी कि के एल एम एन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, जल्दी से बताएं। अगर हमारे पास फोर्थ शेल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, जल्दी से देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है। इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है और बताना है कि जैसे के में 2, एल में 8 और एम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एन में कितने होंगे। अलिशबा, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम अलिशबा। अलिशबा ने बताया भाई 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वाह जबरदस्त, सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन शेल है इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो सुनैना फरीद ने भी कैलकुलेट कर लिया है, असलम परवेज ने भी कैलकुलेट कर लिया है, और भी बच्चे भाई जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है जल्दी से कैलकुलेट करें, ठीक है। और बताएं कि अगर किसी का आंसर 32 के अलावा आ रहा है तो वो भी बता दे, सही है। 32 आयजा तंजील, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, सही है सही है सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इससे हमें यहाँ पे वो चीज पता चल गई कि भाई क्या नाम है, जो हमने यहाँ पे भी बात पढ़ी थी ना कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी के से ज्यादा होती है। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी एल से ज्यादा होती है। और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी एम से ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उस शेल के अंदर क्या होते जा रहे हैं बेटा, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई कि भाई हमारे पास शेल्स क्या होते हैं, सही है। और दूसरी बात कि भाई हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है बात। तो ये चीज जो है कोई एमसीक्यू बन के भी आपके साथ आ सकती है, या फिर छोटा सा कोई न्यूमेरिकल भी आपके साथ आ सकता है कि भाई आपने जो है वो इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ रहे हैं, फिर मैं स्लाइड को जो है वो चेंज कर रहा हूँ जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें। जल्दी जल्दी बताएं भाई, समझ में आ गया है, क्लियर है, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से। असलम परवेज, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। और बच्चे भाई जल्दी से, शाबाश, ठीक है। आशिर आशिर पूछ रहे हैं कि सर फोर का आंसर, नहीं नहीं, फोर का आंसर जो है वो 32 आएगा। फोर का आंसर 32 आएगा, क्योंकि आप एन की जगह पे जो है वो फोर पुट करोगे तो फोर का स्क्वायर जो वो 16 होता है, और फिर 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा भाई, 32 आएगा। क्लियर बात है यहाँ पे अच्छे, तो इसको सही कर लें। ओके, सुनैना फरीद क्लियर है भाई आपके, सही है, जबरदस्त। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो शेल्स हैं और उसके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का जो तरीका है वो आपका मुकम्मल हो गया। ये फॉर्मूला जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं आगे। ओके, अच्छा, अब ये वही चीज है जो कि अभी हमने पिछली लेक्चर पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, कि भाई हर शेल की जो एनर्जी है वो हर पिछले शेल से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर आप देख लें तो क्या लिखा है भाई, फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल हैज लेस एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी कम होती है। सेकंड एनर्जी लेवल इज एल, हैज मोर एनर्जी देन के शेल, यानी कि जो एल शेल है उसके अंदर एनर्जी के शेल से ज्यादा होगी। इसी तरीके से थर्ड शेल हमारे पास एम है, जिसकी एनर्जी बोथ के और एल से ज्यादा होगी। फिर इसके बाद हमारे पास एन शेल आता है, जिसकी एनर्जी के एल एम से ज्यादा होगी। फिर इसके बाद हमारे पास ओ शेल आता है, जिसकी एनर्जी के एल एम और एन उनसे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप शेल्स में आगे की तरफ जाओगे तो उनकी एनर्जीज जो है वो इंक्रीज होती रहेंगी, सही, इन द कंपैरिजन ऑफ देयर प्रीवियस शेल्स, यानी कि उससे प्रीवियस जो शेल्स हैं उसके साथ अगर आप उसकी एनर्जी को कंपेयर करते हो तो उनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा ही आएगी। क्लियर है बात यहाँ पे, सही है। तो ये चीज भी हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर डिस्कस कर ली है।